बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी हर क्लास ही ऐसी है कि यार इसमें काम बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं सिर्फ एक लेक्चर कवर करूँगा आज, लेक्चर 4। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको लगेगा कि ज़्यादा है। तो लेक्चर 4 मैं सिर्फ ये ऊप जो मैं कल कह रहा था ना वो कवर करूँगा। अब इसमें बताने वाली बातें बहुत ही कम है एक्चुअली। वो ये है कि कि जावा इज़ सेम एज़ सी प्लस प्लस, आपको पता है ये बात। तो अब ऊप की बात करते हैं। ऊप यानी ऑब्जेक्ट यानी क्लास लिखने में, तो देर आर फ्यू differences in a C++ class and a Java class। यानी जिस तरह तुम C++ की क्लास लिखते थे ना, वैसे ही तुमने जावा की भी क्लास लिखनी है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीजें फर्क है, वो बहुत ही मामूली सी चीजें हैं जो फर्क है। फॉर एग्जाम्पल लफ्जों में लिखना मुश्किल है, करके दिखाना आसान है। तो एक तो ये है कि एक्सेस मॉडिफायर विद ईच डेटा आइटम या मेथड, मैं समझाऊंगा अभी जब करूंगा। तो इसके अलावा इसमें डिस्ट्रक्टर नहीं होता, जावा के अंदर डिस्ट्रक्टर नहीं होता जैसा सी प्लस प्लस में था। तो और दूसरा ये है कि इसमें एक्सेस मॉडिफायर सबके साथ आता है। तीसरा ये है कि इसमें सेमीकोलन एट द एंड ऑफ क्लास आता है। चौथा ये है कि ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड। सारा कुछ मैं एक्सपैंड करूंगा एक एक करके। बेसिकली हमने करना क्या है, हमने जावा की एक क्लास लिखनी है, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे। डेस्कटॉप पे रख लो। क्या नाम रखना है जावा की क्लास का? बुक में स्टूडेंट की क्लास बनी हुई है, तो मैं स्टूडेंट से ही शुरू करूंगा। तो स्टूडेंट डॉट जावा मैंने फाइल का नाम रखा है। चलिए सी प्लस प्लस की क्लास लिखें। क्लास स्टूडेंट करली ब्रेस, सॉरी उल्टा लिख गया हूँ मैं लिख गया हूँ कि सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द क्लास आता है। इसमें मैंने लिखना यह था कि सेमीकोलन नहीं आता। सी प्लस प्लस में आता था ना सेमीकोलन, तो इसमें नहीं आता, ये उल्टा हो गया। तो बेसिकली नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ क्लास। कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ कि ये जावा में इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्लास तुम लिख रहे हो वो उसी नाम की फाइल में पड़ी हो। मतलब इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर मैं स्टूडेंट क्लास लिख रहा हूँ तो इसको मैं एबीसी नाम की फाइल में सेव ना करूँ, इसको मैं स्टूडेंट डॉट जावा की नाम की फाइल में सेव करूँ, ये जरूरी है। तो क्लास स्टूडेंट हो गया। अब आप इसमें आप ये करते थे कि प्राइवेट, और उसके बाद आप कहते थे कि इंट रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, फ्लोट एज, इतना बहुत नहीं है, फ्लोट सीजीपीए कर लो, फ्लोट सीजीपीए, ठीक है, बहुत है। वैसे तो जितना मर्जी करते जो बहुत है, लेकिन उसके बाद आप पब्लिक में चीजें करते थे। अब पब्लिक में आप क्या करते थे? बेसिकली तो बहुत कुछ करते थे, लेकिन जनरली 3 गेटर्स और 3 सेटर्स होते थे। तो गेटर का फॉर्मेट, सॉरी सेटर का फॉर्मेट ये होता था कि वॉइड सेट रोल, इसको जारी बात है आप एक इंट दोगे और यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा देते थे, ठीक है। तो आ, ये एक और मेजर डिफरेंस है कि you cannot write prototypes of methods, you need to define them। C++ आपको चॉइस देता था कि आप या तो यहाँ पे इसको पूरा डिफाइन कर दो। डिफाइन का मतलब है कि कर्ली ब्रेस खोल के इधर कर्ली ब्रेस बंद कर दो तो ये पूरा फंक्शन डेफिनेशन हो जाती है। या C++ कहता था कि इधर सेमीकोलन लगा के सिर्फ प्रोटोटाइप लिख दो। तो जावा में ये इजाजत नहीं है, यू हैव टू डिफाइन इट। आपको वहां पे सर आवाज ही नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है। हाँ आ रही है। मेरे ख्याल में भी आ रही है। वो मेरे पास मैट्रिक्स है, वो कह रहे हैं कि आ रही है। ये ज्वाइन कर मुर्शद। अच्छा, तो ये चॉइस जावा में नहीं है, यू हैव टू राइट इट ओवर हेयर। तो इंट ए मैं कह देता हूँ और बाद में मैं उसको लिख लूंगा कि मैंने क्या करना है। तो 3 इस तरह के आपके मेथड्स आते थे, 3 सेटर्स आते थे ना, वॉइड सेट नेम और वॉइड सेट
CGPA। ये कैमल केसिंग यूज कर रहा हूँ मैं, जरा अच्छा है। रूल कल भी आपको बताया था, रूल नहीं है, इट्स अ कन्वेंशन, इट्स गुड टू यूज इट। मैं अभी तक C++ के अंदर हूँ, मैंने सेटर्स लिखी हैं, अब मैं गेटर्स लिखूंगा। तो गेटर्स के लिए मुझे करना पड़ता था इंट गेट रोल, और ये रिटर्न करता था रोल। ठीक है, अगेन टोटल C++ के अंदर। इसके बाद कैरेक्टर गेट नेम, और ये रिटर्न करता था नेम। लास्ट होएगा फ्लोट गेट CGPA, रिटर्न क्या छोटे से लिखा है CGPA। तो ये मेरे सेटर्स गेटर्स हो गए स्टैंडर्ड, बिल्कुल C++ CS201 की किताब में जो लिखा हुआ है ये वो काम हो रहा है। इसके अलावा हम कंस्ट्रक्टर बनाते थे, आपको याद होएगा, कम से कम हम कहते थे कि इट्स गुड प्रैक्टिस कि कम से कम एक कंस्ट्रक्टर तो बना लो ना। जरूरी नहीं था, अगेन रूल नहीं है, लेकिन बना लो तो अच्छा है। तो इसमें हम कहते थे कि रोल नंबर इज इक्वल टू 0, नेम इज इक्वल टू नो नेम, यानी कुछ भी डिफॉल्ट कर लो, और CGPA इज इक्वल टू 0.0। इनिशियलाइजेशन है, नथिंग स्पेशल। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, C++ जितनी तुम्हें आती है तुम करो। तुम इधर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स लिख लो, इंट A, कैरेक्टर B, और फ्लोट C, इस तरह से कर लो। तो ये तुम्हारा ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हो गया। मतलब अगेन जावा का कोई जिक्र दूर दूर तक नहीं, इट्स ऑल प्योर C++। आई थिंक बस ठीक है, इतनी क्लास बहुत है। सेटर्स गेटर्स लिखे हुए हैं, कंस्ट्रक्टर है, एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है। वैसे यूजुअली ज्यादातर मैं तो हमेशा ऐसे ही पढ़ाता था कि एक प्रिंट का या डिस्प्ले का फंक्शन जरूर लिखा करो, जिसमें उस ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट करवा सको। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है, प्रिंट आप कंसोल पे भी करा सकते हो, आपको system.out लिख के कंसोल पे प्रिंट करना आता है, या आप JOption पेन के जरिए GUI में भी अपनी एप्लीकेशन चला सकते हो। अब ये टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं इसको पता नहीं क्या, मैं GUI पे ही करूंगा। मैं इस वक्त, मेरा टॉपिक इस वक्त कुछ और है, तो मैं इसको इस वक्त JOption पेन में नहीं पढ़ूंगा। यहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करवा लो, आपको कि इसका रोल नंबर है रोल प्लस, या आपकी मर्जी है कि टैब देना है या नई लाइन देनी है। मैं टैब दे रहा हूँ, तो नेम इज इक्वल टू इसका नेम हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि जिस तरह से हम लोग C++ के अंदर एंड एल का वर्ड यूज करते थे, तो इसमें भी एंड एल का नहीं 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 नहीं, नो चांस। एंड एल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एंड एल जो था वो एक्चुअली आपने 35वें लेक्चर में जाके पढ़ा था कि वो एक स्ट्रीम मैनिपुलेटर था जो सी आउट के ऑब्जेक्ट के साथ चलता था। तो वो तो C++ का स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट था, उसके लिए हम जो रिप्लेसमेंट है वो ये कंसोल वाली है, तो नहीं, यू कांट यूज दैट। तो ये हो गया CGPA, ठीक है। तो ये मेरा प्रिंट का एक मेथड बन गया जो मेरे एक ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। वेरी गुड, यहाँ तक ये C++ की किताब की क्लास है, किसी को मसला नहीं। अब मैं एक एक करके बात शुरू करूँगा। सॉरी, अगर किसी को मसला है भी तो वो जाके C++ पढ़े, जावा की क्लास होती है ना, वो मसला हल होएगा। तो पहला मसला, एक्सेस मॉडिफायर विद ईच डेटा आइटम। एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं इस प्राइवेट पब्लिक को। ये जो प्राइवेट पब्लिक आप ग्रुप बना देते थे ना इधर C++ में, ग्रुपिंग आप कर देते थे कि इसके नीचे सारे प्राइवेट लिख देते, वो सबके साथ लिखनी है। ठीक है, नो ग्रुपिंग। सिमिलरली पब्लिक भी सबके साथ लिखनी है। तो ये नहीं, ऊपर से शुरू करते हैं। तो ये मेरे मेथड्स जो हैं सारे, ये भी पब्लिक हमने डिक्लेयर करने थे ना, तो ये पब्लिक सबके साथ आएगा। ये मेरा पहले पॉइंट का मतलब था कि एक्सेस मॉडिफायर्स सबके साथ आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जितने मेथड्स हैं आपके, उन सबके साथ अब आप पब्लिक लिखते जाओगे, ठीक है। ये मेरा पहला पॉइंट था कि एक्सेस मॉडिफायर हैज टू बी रिटन विद ईच डेटा आइटम एंड मेथड, ठीक है। कोई खास रौला तो नहीं है, नहीं। इंस्ट्रक्टर नहीं होता, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, ये आगे जाके होएगा। सर ये चीज समझ में दोबारा डिफाइन कर देंगे एक्सेस मॉडिफायर वाली। एक्सेस मॉडिफायर मतलब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता कि जिस तरह मैंने भी आपके सामने इसको लिख के किया कि C++ में आप एक प्राइवेट लिख के आगे कोलन लगा देते थे, उसके आगे लिस्ट लिख देते थे पूरी प्राइवेट की। वो काम यहाँ नहीं कर सकते। आपको हर डेटा आइटम के साथ डिक्लेयर करना है कि वो प्राइवेट है या पब्लिक है।
हर मेथड के साथ आपको डिक्लेयर करना है कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है। तो फर्क क्या हुआ? फर्क सिर्फ ये हुआ कि उसमें आप लिस्ट बना देते थे कोलन लगा के, इसमें वो नहीं कर सकते। और सेम विद क्लास, एक्चुअली क्लास हैज टू बी पब्लिक एज वेल। कंस्ट्रक्टर बड़ी लंबी कहानी है, आगे जाके चलता हूँ। नोट सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द क्लास। सी प्लस प्लस की क्लास होती है तो यहाँ पे एंड पे आप सेमीकोलन लगाते हैं, तो जावा की क्लास में आप नहीं लगाते। बस खत्म। हाँ, और सॉरी, ये तो मैंने आपको साथ दिखा दिया ना कि आप प्रोटोटाइप्स नहीं लिख सकते। आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ प्रोटोटाइप लिख के सेमीकोलन डाल दो सी प्लस प्लस की तरह। यू हैव टू डिफाइन इट ओवर हियर। ठीक है, तो ये मेरी क्लास बन गई, इसको मैंने सेव कर लिया। यहाँ तक को मसला, को टेंशन, कुछ एनीथिंग? अच्छा ठीक है। नहीं सर, और क्लियर। अच्छा, अब आप स्टूडेंट की क्लास को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते भाई। एग्जीक्यूट होता है मेन का मेथड। सी प्लस प्लस में आपने 15 क्लासेस लिखी हुए हैं और आप जब कंपाइल करके रन करते हो तो रन क्या होता है? रन सिर्फ मेन होता है। तो मेन का मेथड रन होता है। अब दो रास्ते हैं, या तो मेन का मेथड इस क्लास के अंदर लिख लो, लेकिन जिस तरह से आपकी बुक चली है ना, वो इस तरह से चली है कि वो एक अलग से फाइल बनाती है और यूजुअली उसका नाम ड्राइवर रखती है। जरूरी नहीं है वैसे, तो यूजुअली आपकी बुक ऐसे चली है कि एक अलग फाइल बनाएगी ड्राइवर नाम की। तो ये एक अलग से क्लास होएगी, पब्लिक क्लास ड्राइवर, एंड दिस विल कंटेन योर मेन मेथड। इसका काम सिर्फ इतना होएगा कि इसके अंदर मेन मेथड होगा। मेन कैसे लिखते थे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, ये मेरा मेन मेथड आ गया। फिर बोलूंगा आपने जो स्टूडेंट की क्लास लिखी है उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, रन नहीं कर सकते, क्योंकि मेन नहीं है उसके अंदर। देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट। या तो इसके अंदर यहाँ पे मेन लिख लो, लेकिन आपकी पूरी बुक ऐसे चली है कि उसने अलग से एक क्लास डिफाइन की है, उसके अंदर मेन मेथड लिखा है। अब यहाँ पे आके आई विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन टू स्टार्ट विद आई विल डू दिस, बल्कि आपसे ही करवाऊंगा। तो टू स्टार्ट विद मैं ये करूंगा कि क्रिएट 3 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स and print them. First object using default constructor. Second object बनाना है using parameterized constructor, और third object बनाना है using input from user. ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ घड़ी पे देख के 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट दे रहा हूँ सिर्फ सोचने के लिए कि आपने क्या लाइंस मुझे बोलनी है इन सबके रिस्पॉन्स में। ठीक है, अच्छा जी, पहले वाला काउंटर आ रहा है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वेरी गुड। तो स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये कोई जावा नहीं है, ये सी प्लस प्लस है, नो जावा। थोड़ा सा एक इसमें पॉइंट है नोट करने वाला, वो सिर्फ ये है कि सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट बनाने के 2 रास्ते होते थे। या तो तुम स्टूडेंट S1 लिख के बनाते थे, वो स्टैक पे बनता था, या तुम स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट स्टार S1, सॉरी, तुम सी प्लस प्लस में स्टूडेंट स्टार S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट लिखते थे और ये हीप के ऊपर ऑब्जेक्ट बनता था। द ओनली डिफरेंस इन जावा इज कि आप सिर्फ और सिर्फ न्यू के जरिए से बना सकते हो और कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जावा में पॉइंटर तो होते नहीं, तो ये इससे भी आपकी जान छूट गई। तो बड़ा साफ सुथरा मैकेनिज्म हो गया। तो ये मेरा स्टूडेंट क्रिएट हो गया यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज करना है। तो अब मैं स्टूडेंट S2 बनाता हूँ, उसको कहता हूँ न्यू स्टूडेंट
उसका रोल नंबर 111 है, उसका नाम हारिस है, और उसका CGPA 3.5। ये मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल हो गया। वेरी गुड। अब मुझे लिखते हुए एहसास हुआ है कि गलती की है मैंने स्टूडेंट क्लास में, वो अभी ठीक कर लूँ? हाँ अभी कर लो। असल में मैं C++ की क्लास लिख रहा था तो मुझे इसको स्ट्रिंग बनाना चाहिए था। मतलब मैं जावा में हूँ ना, तो जावा में कैरेक्टर क्यों यूज करना है? आपके पास स्ट्रिंग की डेटा टाइप है, स्ट्रिंग यूज करो। तो सिर्फ मैं उस चक्कर में, दिखाने के चक्कर में मैं बिल्कुल भूल गया उसको चेंज करना। तो दैट शुड बी इट, बस मेरा ख्याल यही है। और ये देखो यहाँ पे सेटर में किसी ने बोला ही नहीं कि वो खाली छोड़ा हुआ है। सेटर में रोल इज इक्वल टू ए होएगा। ये C++ की क्लासेस याद नहीं है लिखना? क्या करते रहे हो 3 साल? और शायद आप लोगों का वो बात भी समझ आए कि जो आपको 2-3 साल C++ क्यों पढ़ाते हैं। लोग कहते हैं पहले सेमेस्टर में आके के एंड्रॉयड पढ़ाएं और पता नहीं क्या पढ़ाएं, फलाना पढ़ाएं। भैया सारी प्रोग्रामिंग है ही C++। जौन सी मर्जी लैंग्वेज खोल, अभी जावा कर रहे हो तुम, क्या फर्क है इसमें? क्या कुछ धेले का फर्क नहीं है, इट्स ऑल C++। तो जौन सी मर्जी लैंग्वेज खोलते हो वो है C++। ठीक है, तो वो इसलिए सिखाते हैं 2-3 साल स्टूडेंट लाइफ में, और कोई वजह नहीं है। उसके बाद आप जौन सा मर्जी प्लेटफॉर्म पकड़ लो तो सीखना बड़ा आसान हो जाता है, बेसिक्स पक्की होती हैं। तो ये छोटी सी गलती हुई थी मुझसे। अच्छा, तीसरा ये था कि थर्ड ऑब्जेक्ट बनाना है यूजिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। तो इनपुट लेने के आपको कितने रास्ते आते हैं? दो, कमांड लाइन पैरामीटर्स, जे ऑप्शन पेन। तो आई नीड टू यूज जे ऑप्शन पेन, तो मुझे अपना वो करना पड़ेगा, इंपोर्ट javax.swing.static, जिससे आपने कल खेला होगा, वो मेन्यू बनाते हुए आप खेल रहे होगे ना इससे। तो अब आप यूजर से 3 चीजें ले लो। स्ट्रिंग A इज इक्वल टू जे ऑप्शन पेन शो इनपुट डायलॉग एंटर रोल नंबर। ठीक है, यूजर आपको रोल नंबर बता देगा। नंबर 2 पे आप उससे पूछ लोगे कि भाई अपना नाम बता दो, और नंबर 3 पे आप उससे पूछ लोगे कि क्या ख्याल है 3 चीजें हमने इनपुट कर ली। तो यहाँ पे हम उससे पूछेंगे कि नाम बता दो, और यहाँ पे उससे पूछेंगे कि CGPA बता दो। वेरी गुड, ये 3 स्ट्रिंग्स मेरे पास आ गए। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मैं खाली ऑब्जेक्ट बना देता हूँ ना, स्टूडेंट S। 2 रास्ते हैं ना, मैं कहता हूँ स्टूडेंट S3 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इससे ये हुआ कि खाली ब्लैंक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो गया। या इस तरह से कर लो, या इस तरह से कर लो कि पैरामीटराइज भी कर लो, वो ज्यादा आसान है। इस तरह से उसको डेटा पास कर दो तो वो ऑटोमेटिकली पैरामीटराइज के जरिए से वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, वो पहला आर्गुमेंट इंट एक्सपेक्ट कर रहा था, फिर स्ट्रिंग, फिर फ्लोट। तो आपको ये सारे कन्वर्ट करने पड़ेंगे। पहले इसको कन्वर्ट करो, यानी इंटीजर डॉट पार्स इंट, भेजने से पहले A को कन्वर्ट करो। B ठीक है, B उसको स्ट्रिंग ही चाहिए था, और C को फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। मैंने कभी यूज नहीं किया, तो उम्मीद है कि यही होएगा। ठीक है जी। और अब आप इन सारे ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले कर लो। तो वो आप सिंपल है कि आपने मेथड लिखा हुआ है प्रिंट का, उसके जरिए से उसको प्रिंट करवाओ। वेरी वेरी बेसिक प्रोग्रामिंग, वेरी वेरी बेसिक, वो के एक क्लास लिखो और बस ऑब्जेक्ट्स प्रिंट कर लो। अच्छा जी, चलाना किस तरह है? आप पहले कंपाइल करो स्टूडेंट क्लास को। तो लाइन नंबर 18 पे एरर है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लाइन नंबर 18 पे जाता हूँ। ये लाइन नंबर 18 आ गई, यहाँ पे कोई दिक्कत हुई है उसको। तो मुझे तो नहीं समझ आई क्या दिक्कत हुई है, पढ़ लें फिर आप। पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, यार ये वार्निंग होनी चाहिए ना। अच्छा सॉरी, ये अब बड़ा बारीक एरर है। ये नहीं निकलेगा। वो कह रहा है कि मुझे डबल मिली है वैल्यू और वो फ्लोट चाहिए था, तो इसके 0.0 के साथ आप f लिख देते हो छोटा सा, तो फोर्स के वो फ्लोट बन जाए। ये कंपाइलर हो गई। ये बहुत बारीक बात थी, ये नॉर्मली निकलेगा एरर।
स्टूडेंट कंपाइल करने के बाद अब आपका मेन का मेथड पड़ा हुआ है ड्राइवर में, तो ड्राइवर कंपाइल करो। तो ड्राइवर में एरर आया है लाइन नंबर 8 पे, और उसको इशू ये आया है कि उसको ये नहीं मिला, ये उसको नहीं मिला। तो मैं जाके ज़रा लाइन नंबर 8 देखूंगा। लाइन नंबर 8 थी, हाँ, ड्राइवर की लाइन नंबर 8। तो ये लाइन बनती है। अच्छा, ये फिर वही एरर होना है। हाँ, ये फिर वही एरर होना है कि वो इसको डबल समझ रहा होगा, तो मैं इसको फ्लोट कर दूंगा साथ छोटा सा एफ लिख के। ठीक है जी। तो तरीके वारदात क्या हुआ कि पहले मैंने स्टूडेंट कंपाइल की, फिर मैंने वो कंपाइल की, पहले मैंने स्टूडेंट कंपाइल की 2:24 पे, और फिर मैंने ड्राइवर कंपाइल की 2:25 पे। अब मैं ड्राइवर रन कर सकता हूँ जिसमें मेरा मेन मेथड पड़ा है। तो ड्राइवर रन करूंगा तो वो बेसिकली मुझसे पूछ रहा है कि रोल नंबर बताओ, तो मैं कहता हूँ 420, उसके बाद कहता हूँ खान, और उसके बाद कहता हूँ 4.0। ठीक है। तो अब मेरा प्रोग्राम था क्या कि ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला था, 0 नो नेम 0, ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वाला था, और ये वो है जो मैंने हाथ से एंटर किया है अभी इनपुट लेके। ठीक है। अगेन प्लीज कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। और रियली मतलब अभी तक C++ ही चल रही है, मतलब कोई मुझे नहीं समझ आ रही क्या ऐसा डिफरेंस आया है, वो सब C++ वाला ही काम हो रहा है। अच्छा जी, सर अब एक चलते हैं क्वेश्चन आगे था की मेरा। तरफ। हाँ बताओ। सर कि जो भी आपने उसके अंदर जो क्लास बनाई थी उसमें जो वॉइड प्रिंट वाला लिखा था, तो सर वो यहाँ पर आपने कॉल किया डॉट प्रिंट से? दो रास्ते थे ना, देखो, जब मैंने मेन के अंदर जब मैं डेटा बनाऊंगा, जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो आपको डेफिनेटली जरूरत पड़ती है कि आप उस ऑब्जेक्ट को देखो, स्क्रीन पे प्रिंट करवाओ। तो दो रास्ते थे, या तो मैं यहाँ पे system.out.println लिख के मैं कहता कि S1 का गेट रोल, समझिए बात को। तो या तो मैं यहाँ से बैठ के गेटर्स कॉल करता और मैं उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा लेता। तो मैंने ये किया कि उसको एक प्रिंट के मेथड में उस कोड को बंद कर दिया है, और बस उस प्रिंट के मेथड को मैं बाहर से कॉल करता जा। सही हो गया। ठीक है, तो समझ आ आपकी गया। सारी एप्लीकेशन जो फिलहाल टेक्स्ट बेस्ड है, वो एक लाइन चेंज करके, सिर्फ इस लाइन को चेंज करके वो सारी GUI बेस्ड बन जाएगी। यानी आप इसको अगर जे ऑप्शन पेन करोगे तो यूजर जो जो चीजें कंसोल पे देख रहा है वो उसको जे ऑप्शन पेन पे नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो तुम्हारी पूरी एप्लीकेशन की फील जो है वो मतलब GUI वाली बन जाएगी। इस चीज के ऊपर अब बात करें। अब जरा जावा स्टार्ट होगी। Java has no destructors, but it does have a mechanism for cleanup. डिस्ट्रक्टर्स का इस्तेमाल था क्या, पता नहीं आपने इस्तेमाल किए हैं या नहीं, लेकिन वाले डिस्ट्रक्टर्स का इस्तेमाल एप्लीकेशंस में ये होता था कि डिस्ट्रक्टर क्लीन अप करता था, सफाई करता था। तो एट द एंड जब काम खत्म हो चुका है, तो कोई फजूल वेरिएबल्स, कोई फजूल ऑब्जेक्ट्स, कोई फजूल मेमोरी रेफरेंसेस, इन सारों को काम ये होता था कि डिस्ट्रक्टर क्लीन अप करके आता। ठीक है। Java has an automated garbage collection mechanism. गार्बेज कलेक्शन इतना वसी टॉपिक है कि इसके ऊपर किताबें लिखी हुई, सिर्फ गार्बेज कलेक्शन के ऊपर किताब लिखी हुई है, इतना वसी टॉपिक है। ठीक है। मैं तो 7-8 साल से कर रहा हूँ और मुझे अभी तक मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है। मतलब मैं इसमें काम करता हूँ 7-8 साल से, मैं इसका एक्सपर्ट, ये बहुत एक वसी दुनिया है और बड़ी डीप दुनिया है। अच्छा, अब ओवरव्यू क्या है? ओवरव्यू ये है कि जावा हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीनिंग अप, नहीं, अनरेफरेंस, बेसिकली ना, ऐसे इस तरह से भी ना करो। तुम पहले ये याद करो कि remember that in C++ there used to be memory leaks, which were programmer
रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल क्लीन, जो भी कह लो। मेमोरी लीक्स अगर C++ में होती थी तो हम प्रोग्रामर को गालियां देते थे कि तेरा कसूर है, तू साफ कर, और वो नहीं करता था तो फिर काम एप्लीकेशन बैठ जाती थी, एंड पे सर्वर बैठ जाता था। ठीक है, जावा ने इस काम को ऑटोमेट कर दिया, और ऑटोमेट इस तरह कर दिया कि उसने एक कूड़े वाला रख लिया, उसके पास एक गार्बेज कलेक्टर है, ऑटोमेटिक है, खुद ब खुद चलता है, प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो जावा एक स्टेप ऊपर आ गया ना, प्रोग्रामर की जिंदगी जरा आसान कर दी कि उसको हाथ से वो सारा कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, हाउ, इसको जीसी कहते हैं, गार्बेज कलेक्टर, जीसी, कूड़े वाला। तो जीसी वर्क्स बाय periodically scanning the entire memory for unreferenced objects. गार्बेज कलेक्टर चलता किस तरह है? इन सिंपल वर्ड्स, गार्बेज कलेक्टर इस तरह चलता है कि वो तुम्हारी पूरी रैम को स्कैन करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, हर 10 सेकंड बाद, हर 20 सेकंड बाद, और वो उसमें से तलाश कर रहा होता है अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स। अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स लावारिस बच्चे होते हैं जिनका कोई अता पता नहीं होता। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, इधर मुझे पता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट S1 है, इसका एक वजूद है, इसकी एक पहचान है। ये वाला ऑब्जेक्ट S2 है, इसका एक वजूद है, इसकी एक पहचान है। अगर थोड़ी देर बाद यहाँ आके मैं ये कह दूं कि S2 इज इक्वल टू नल, अब ये वेरिएबल या ये रेफरेंस को पॉइंटर की तरह समझो ना, कि S2 एक पॉइंटर था जो एक स्टूडेंट की तरफ, हारिस की तरफ पॉइंट कर रहा था। अब हारिस यहाँ पे बैठा हुआ है, मेमोरी में हारिस का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, और इसकी तरफ एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है S2 नाम का। तो अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है, हारिस के वाली वारिस मौजूद है, पॉइंटर मौजूद है, रेफरेंस्ड है, हारिस रेफरेंस्ड है। लेकिन जैसे ही मैंने S2 को नल किया, इसका मतलब है कि S2 का पॉइंटर जो इधर हारिस की तरफ पॉइंट कर रहा था, अब वो हवा में कहीं नल जगह पे पॉइंट करना शुरू हो गया। दैट इज फाइन, ठीक है। हारिस को क्या हुआ? हारिस हो गया अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट, विच मीन्स के ऑब्जेक्ट तो मौजूद है, यहाँ पे ये मौजूद है, लेकिन इसकी तरफ मेरे पास कोई पॉइंटर नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई मतलब मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। लिटरली एक लावारिस बच्चा बन गया। तो अब ये लावारिस है, ये मेमोरी में पड़ा हुआ है, ये लीक हो गया, मेमोरी लीक हो चुकी है। अब C++ इस तरह से हैंडल करता था इस सिचुएशन को कि वो इसको पड़ा रहने देगा सारी जिंदगी, जब तक प्रोग्रामर आके उसकी सफाई नहीं करता या कंप्यूटर रिस्टार्ट नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट वहीं पे पड़ा रहेगा। जावा ये करता है कि वो कहता है कि मेरा कूड़े वाला आएगा और पूरी मेमोरी में से ढूंढेगा कि ऐसे कौन से लावारिस बच्चे हैं, उनको फारिग करा देगा। बस ये गार्बेज कलेक्शन है, ये कूड़ा है बेसिकली, अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स, इनको फारिग कराना है, वो गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली करता है। एक और काम करता है गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर ऑल्सो कॉल्स फाइनलाइज मेथड बिफोर किलिंग ईच ऑब्जेक्ट। दिस इज एज क्लोज टू अ डिस्ट्रक्टर that we can get। तो बात सिंपल है कि मेमोरी में अगर कोई अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट पड़ा है तो गार्बेज कलेक्टर आएगा, उसको मार देगा। कब मारेगा मुझे नहीं पता, कितनी देर बाद मारेगा मुझे नहीं पता, वो ये बिहाइंड द सीन्स है, हमारे पास नहीं है। मतलब अगर तुम डिटेल में घुसो तो लॉग्स पढ़ के तुम निकाल सकते हो कि कब होता है ये, लेकिन मतलब काफ़ी हाई लेवल पे है काम। तो गार्बेज कलेक्टर जब भी किसी को मारेगा, फॉर एग्जाम्पल इधर ये इसको हारिस को मारने लगा, अब एक्चुअली हारिस को नहीं मार रहा, वो एक स्टूडेंट को मार रहा है, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट को मार रहा है, वो एक स्टूडेंट को मार रहा है। तो वो स्टूडेंट क्लास का फाइनलाइज का मेथड कॉल करेगा। ये पढ़ लो थोड़ा, 2 लाइनें दोबारा। जीसी वर्क्स बाय पीरियोडिकली स्कैनिंग द एंटायर मेमोरी फॉर अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स। ये तो मेरा ख्याल है समझ आ गई बात। अब मैं ये कह रहा हूं कि बेसिकली जीसी करेगा क्या कि उस अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट को किल करेगा, मारेगा। तो उसको मारने से पहले वो फाइनलाइज का मेथड कॉल करेगा। मैं आपको सवाल करने का टाइम देता हूं, लेकिन पहले जरा मुझे इसको खत्म कर लेगा। ये फाइनलाइज क्या है, ये भी आपके लिए एक नई चीज है। तो एक चीज है अनफॉर्चुनेटली ऑब्जेक्ट, उसका नाम है दिस इज अबू जी ऑफ ऑल क्लासेस इन जावा। वेरी अनफॉर्चुनेटली इस क्लास का नाम ऑब्जेक्ट है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब ऑब्जेक्ट तो कुछ और होता है, ये क्लास का नाम। तो बात ये कंफ्यूजिंग एक बात है। एक यूनिवर्सल ग्लोबल क्लास है जावा में जिसका नाम ऑब्जेक्ट है। हुआ ये है कि तुमने जैसे ही ये स्टूडेंट की क्लास डिफाइन की है तो ये ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट से इनहेरिट कर दी है, ऑटोमेटिकली।
अगेन इसमें राइट रॉन्ग अच्छे बुरे की बातें नहीं हो रही, जो एक्चुअली हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो बात ये हो रही है कि तुम जावा में कोई भी क्लास डिफाइन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट करती है ऑब्जेक्ट से। एनी क्लास डिफाइंड जावा विल automatically inherit from object and acquire its methods। जाहिर बात है इनहेरिटेंस का जो मैकेनिज्म है कि उसके अंदर जो मेथड्स हैं वो सारे चाइल्ड क्लास में भी आ जाते हैं। तो दिस कंटेन्स अ मेथड कॉल्ड फाइनलाइज as well which has no implementation। अगर समझ आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो तुमने जावा में कोई भी क्लास बनाई, तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो खुद ब खुद इनहेरिट होगी ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे मेथड्स पड़े हुए हैं जिनको वो खुद ब खुद इनहेरिट कर लेगी, ये इनहेरिटेंस होती ही है। उन मेथड में से एक का नाम फाइनलाइज है, लेकिन फाइनलाइज का मेथड यहाँ पे पढ़ा हुआ है जरूर, लेकिन उसमें लिखा कुछ नहीं हुआ। मतलब फाइनलाइज यहाँ पे पढ़ा जरूर हुआ है लेकिन वो खाली है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। ये क्यों है? ये इसीलिए है कि if the child class wants it can override finalize and provide its own implementation। आसान लफ्जों में बेसिकली डिस्ट्रक्टर क्या होता था? वो कोड जो उस वक्त चलता था जब एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता था। कहानी यही है कि जीसी जब एक ऑब्जेक्ट को मारने लगता है तो वो उस ऑब्जेक्ट का फाइनलाइज का मेथड कॉल करता है। अब अगर तो उस क्लास में फाइनलाइज लिखा ही नहीं हुआ तो फिर तो कुछ नहीं हुआ, फिर तो खाली मेथड कॉल हो गया। लेकिन अगर वो क्लास चाहती है कि मैं थोड़ा कुछ करूं कि मतलब मुझे पता चले कि मतलब, तो वो इसको ओवरराइड कर देगी, पब्लिक वॉइड फाइनलाइज। तो वो इसको ओवरराइड कर देगी, ओवरराइड करके वो वैसे तो कुछ भी कर सकती है, मैं सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, वन ऑब्जेक्ट किल्ड हियर। अच्छा जी, अब सारी चीज को समराइज करो। C++ में मेमोरी मैनेजमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रामर की थी। जावा ने इसको ऑटोमेट कर दिया, हायर लेवल पे ले गया, एपीआई लेवल पे ले गया। प्रोग्रामर की कोई सिरदार नहीं। तो जावा ने ऑटोमेट कैसे किया? उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है कॉल्ड जीसी गार्बेज कलेक्टर, जो खुद ब खुद चलता है बैकग्राउंड में और अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट तलाश करता है और उनको मार देता है, खत्म कर देता है। मारने से पहले उनका फाइनलाइज कॉल कर देता है। अगर तुमने फाइनलाइज लिखा है तो कॉल हो जाएगा, नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं होएगा। ठीक है, तो मैंने अब फाइनलाइज लिखा है और मैं आपको जीसी चला के दिखाने की कोशिश करने लगा हूँ, लेकिन अगेन कोई गारंटी नहीं है कि चलेगा। ये मैंने हारिस को लवारिस कर दिया। मैंने पहले हारिस को बनाया, फिर मैंने उसको प्रिंट करवाया और फिर मैंने उसको मार दिया। नहीं मारा नहीं है, सॉरी, अनरेफरेंस। ये मैंने मतलब ये जरूरी है जरा समझना कि S2 becomes unreferenced as a result of this line। अब अगर ये CS101 या 201 की क्लास होती तो मैं आपको बना के दिखाता कि ये यार ये देखो, ये मेमोरी में स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, ये हारिस बैठा हुआ है, ये S2 का पॉइंटर इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो as soon as you say S2 is equal to null, वो रेफरेंस लूज हो गया, वो जाया हो गया, हारिस अनरेफरेंस बन गया। अब असूली तौर पे यहाँ पे हो सकता है जैसे ही वो अनरेफरेंस बना तो अब मैं क्या करूँ, उसको मैं दिखाऊं किस तरह? मैं बस होना ये चाहिए कि अगर गार्बेज कलेक्टर यहाँ से यहाँ आते आते तक चल गया तो आपको वो मैसेज स्क्रीन पे मिल जाएगा। लेकिन वो चलेगा नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं, मैं एक लाइन में तो नहीं चल सकता। पहले स्टूडेंट कंपाइल करें, फिर ड्राइवर कंपाइल करें, फिर ड्राइवर को एग्जीक्यूट करें। क्या था पहला? रोल नंबर, नाम और नहीं चला। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, मतलब यहाँ पे कोई मुझे मैसेज नहीं आया, फाइनलाइज का कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक काम आप कर सकते हो एज अ प्रोग्रामर, आप सिस्टम को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि गार्बेज कलेक्टर चल पड़े। मैं क्योंकि मैंने कुछ चला के दिखाना है तो मैं 2-3 दफ़ा रिक्वेस्ट करूंगा ताकि ज़बरदस्ती मैं आपको एक दफ़ा दिखा सकूँ। कभी ना कभी तो चलेगा ना। वेरी गुड, ठीक है।
अब मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो पता नहीं अब ये समझ आ रही है या नहीं, लेकिन ये काफ़ी डीप बातें शुरू हो गई हैं। यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर नहीं चला था। मैंने जैसे ही हारिस को मारा, रेफरेंस लूज किया इस लाइन पे, उसके बाद हुआ क्या कि मेरा मेन ही खत्म हो गया। ये मेरा मेन की आखिरी लाइन थी, मेन खत्म हो गया खलास। तो वो उसको मौका ही नहीं मिला गार्बेज कलेक्टर को चलने का। system डॉट जीसी लिख के आप एक एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्रोग्रामर कैन एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ जीसी बाय राइटिंग system डॉट जीसी। ये एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट जरूरी नहीं है कि चले। भाई गार्बेज कलेक्टर कब चलता है मुझे नहीं पता कब चलता है। जेवीएम खुद ब खुद बैकग्राउंड में बिहाइंड द सीन्स उसको चलाता है जब उसका दिल करता है, जब उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, टाइम होता है, वो खुद ब खुद मैनेज करता है, खुद ब खुद चलाता है। अब अगर तुम्हें किसी स्टेज पे जरूरत पड़ रही है ये करने की, तो तुम सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हो system डॉट जीसी लिख के। इनफैक्ट मैंने ये 3 दफ़ा लिखा क्यों है, इसीलिए कि मैंने 3 दफ़ा रिक्वेस्ट किया, कम से कम एक दफ़ा तो चल ही पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो अब मैं इसको एक दफ़ा करता हूँ, एक दफ़ा में भी हो जाएगा। हाँ, एक दफ़ा में भी हो जाएगा, ठीक। क्योंकि वो मतलब इस वक्त है क्या, मेरे कंप्यूटर पे कोई लोड नहीं है, जेवीएम फारिग पड़ा है, कोई ख़ास मसला नहीं है। नहीं करता मैं, स्प्लिट स्क्रीन हो गई है, क्या किया ये स्प्लिट स्क्रीन कर दी है, कैसे किया? सारा कुछ रीसेट हो गया, पता नहीं क्या दबाया मैंने। खैर चलो। अच्छा भाई, तो ये जीसी की कहानी थी और फाइनलाइज की कहानी थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही तो नई चीज है जावा में, बाकी तो सब कुछ वैसे ही है। हाँ जी, अब कुछ पूछना चाहते हो स्पेसिफिकली जीसी के ऊपर बात करना चाहते हो, जरूर करो। ये गार्बेज कलेक्टर एंड फाइनलाइज का मेथड। चलो, ये मैंने स्टार्ट करना नहीं है तो कोई सवाल नहीं वाकई। ये सारी क्लासेस ऐसी हैं, जावा की जितनी क्लासेस लोग हैं ना, वो ऐसी है, कोड ही कोड, कोड ही कोड, 1 घंटा कोड ही चलता रहेगा। तो कोशिश किया करो सर थोड़ा मेरा सा। एक क्वेश्चन है बताओ। सर, अगर हम फाइनलाइज का मेथड जो है वो डिफाइन ना करते और फिर रिक्वेस्ट करते जीसी की, तो फिर क्या आउटपुट आती? बड़ा वैलिड सवाल है, बड़ा सही सवाल है यार। कोई जवाब देना चाहेगा जिसको लगता है, जिसको ये लगता है ना किसी बंदे को कि उसको समझ आ गई है, तो वो बंदा इस बात का जवाब देने की कोशिश करे। वैसे मेरे पास जवाब है, मगर कंफ्यूजन है। मेरा जवाब ये है कि मतलब आउटपुट नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। पहले तो सवाल क्लियर करवाओ ना, सबको सवाल भी समझ नहीं आएगा। वो ये कह रहा है कि अगर मैं फाइनलाइज नहीं लिखता, अगर मैं फाइनलाइज का मेथड 1 मिनट के लिए कहते हो कि मैं नहीं लिखता, और अब मैं सिस्टम जीसी लिखता हूं और समझो कि गार्बेज कलेक्टर चल भी पड़ा है, तो क्या होएगा? इसका सवाल ये है। 2 जवाब। सर कुछ भी शो नहीं होगा। शो तो एक मतलब छोटी सी बात है। एक्चुअली होएगा ये कि अगर गार्बेज कलेक्टर यहाँ पे चल गया है, तो गार्बेज कलेक्टर इधर इस क्लास का जाके फाइनलाइज का मेथड तलाश करेगा, वो उसको नहीं मिलेगा, तो वो फाइनलाइज का मेथड कॉल करेगा, वापस चला जाएगा। बेसिकली कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है। शो नहीं का मैं कहूंगा, बस बेसिकली कुछ भी नहीं होएगा, दैट्स इट। और इसका टेक्निकल जवाब ये है कि तुम्हारी क्लास ने ये फाइनलाइज इनहेरिट किया है ना, खाली, बिल्कुल खाली मेथड इनहेरिट किया। अब अगर तुम ओवरराइड नहीं करते, तो ये खाली मेथड तो तुम्हारे पास मौजूद है, बस ये खाली मेथड कॉल हो जाएगा और वापस चला जाएगा। नथिंग है। ये कुछ जरूरी नहीं था, लेकिन 5 मिनट बचे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि लगा लेंगे चीज। तो एक स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास होता था। अगर किसी को नहीं याद तो लेक्चर 39 C++ का, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि पढ़ लेना जाके अगर नहीं याद तो। स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता था? वो इस तरह से होता था कि जब मैं एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो आपको पता है कि उसके 3 हिस्से होते हैं। उसका एक रोल नंबर होता है, उसका नेम होता है, उसका CGP होता है। जब मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मेरे पास ज़रा टाइम कम है इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, तो बस साथ साथ चलना है।
तो दूसरे ऑब्जेक्ट के भी 3 हिस्से होते हैं, उसका अपना रोल नंबर, अपना नाम, इसका अपना वजूद है, इसका अपना वजूद है। अगर मैं क्लास के अंदर एक इंट काउंट इज इक्वल टू 0 को लेके उसको मैं स्टैटिक डिक्लेयर करता हूं, अगर मैं एक नॉर्मल इंटीजर दूं लेकिन मैं उसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दूं, तो दिस इज व्हाट अ स्टैटिक डेटा मेंबर इज। मतलब आई मीन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ स्टैटिक डेटा मेंबर इज। ये एक स्टैटिक डेटा मेंबर होता है। इसमें होता ये है कि ये जो काउंट नाम का डेटा मेंबर है, इसकी एक सिंगल कॉपी बनती है क्लास लेवल पर। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर ये आपको याद नहीं है तो, वो उससे ना C++ से। अब मैं कह इसलिए रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक डेटा मेंबर्स हैव अ सिंगल कॉपी अक्रॉस ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। जरा समझना बात को। मैंने स्टूडेंट S1 बनाया, S2 बनाया, S3 बनाया, S4 बनाया, हर एक का अपना रोल नंबर, अपनी नेम, अपना CGPA, वेरी गुड। लेकिन जो स्टैटिक है ना, वो क्लास लेवल पे एग्जिस्ट करता है। तो अगर यहाँ पे मैंने काउंट 0 डाली है और अगर मैं S1 से पूछता हूँ, इस S1 ऑब्जेक्ट से पूछता हूँ कि भाई बताओ काउंट क्या है, या S2 से पूछता हूँ कि बताओ काउंट क्या है, तो सबका काउंट अपना अपना नहीं है, सबका काउंट एक ग्लोबल यूनिवर्सल ही है। तो स्टैटिक आर क्लास लेवल variables rather than being object level। मतलब मैं कंफ्यूज करना शुरू हो गया हूँ, तो इट्स नॉट वर्थ इट। मतलब ये आप खुद ही पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट साफ करोगे तो ये होएगा। तो आपने मेरे लिए ये करना है कि बेसिकली ये काउंट मैंने बना दिया ना, तो काउंट आपने मेंटेन, बल्कि मैं कर ही देता हूँ, आपने मेंटेन करना है काउंट। काउंट में क्या होएगा कि जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, यार वो मैंने खत्म ही कर दिया, ये फाइनलाइज आ गया ना, मुझे चाहिए था, वो मैंने खत्म ही कर दिया था। तो प्राइवेट स्टैटिक इंट काउंट इज इक्वल टू 0। मैं काउंट में इस तरह से करूंगा कि काउंट में ये मेंटेन करूंगा कि कितने ऑब्जेक्ट इस वक्त मेमोरी में मौजूद है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट नया बनेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा, मैं काउंट बढ़ा दूंगा, और जैसे ही डिस्ट्रक्टर चलेगा या फाइनलाइज चलेगा तो मैं काउंट को 1 कम कर दूंगा। इससे फायदा ये होएगा कि जब भी तुम काउंट को प्रिंट करवाओगे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मेमोरी में कितने ऑब्जेक्ट्स किसी भी एक टाइम पे मौजूद है। ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें करना ये पड़ता है कि एक मेथड बनाना पड़ेगा जो एक स्टैटिक मेथड होएगा, वो इंट रिटर्न करेगा, और ये गेट काउंट का मेथड होएगा। ये इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स हैं, मतलब स्टैटिक इतने आराम से चलना नहीं आपसे या मुझसे, ये एक डेली बेसिस पे एक चीज़ यूज़ नहीं होती। अच्छा, अब मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पे सिस्टम ऑप्शन ही करना चाह रहा हूँ, हाँ यही करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर से पहले यहाँ पे मैं इसका काउंट प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ S1, बल्कि मैं स्टूडेंट क्लास को कहूँगा ना, स्टूडेंट क्लास डॉट गेट काउंट, ये मैं इधर प्रिंट करवा दूंगा। और जब मैं GC चला दूंगा उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे काउंट प्रिंट करा दूंगा। तो मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि पहले आपको नजर आएगा कि 3 में ऑब्जेक्ट थे मेमोरी में, फिर आपको थोड़ी देर बाद नजर आएगा कि 2 थे। ड्राइवर नहीं, स्टूडेंट। अब ड्राइवर रन करो। ठीक है यार, चल तो गया, वेरी गुड। अब ये देखो यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आउटपुट है। हाँ जी, कोई ये मतलब ये समझ नहीं आएगी, लेकिन करो, ट्राई कर करना चाहते हो। मतलब ये बहुत मुश्किल स्टेज पे बात पहुंच गई है। अगर अभी भी किसी को समझ आ रहा है तो वो जरूर अपना टेस्ट ले। सर ये 3 क्यों आया है? पहली बात तो ये है कि मैं 5 मिनट में इसको कर रहा हूँ तो ये थोड़ा तेज है, तो इसको एब्जॉर्ब करो। स्टैटिक एक क्लास लेवल वेरिएबल है, काउंट एक ही वेरिएबल है। जैसे ही मैं उसको यहाँ पे बढ़ाता हूँ उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी जब एक ऑब्जेक्ट बन गया। फिर जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनता है तो मैं दोबारा बढ़ा देता हूँ, जब तीसरा बनता है दोबारा बढ़ा देता हूँ। भाई जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, काउंट बढ़ गया।
दूसरा बनता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, बढ़ गया। तीसरा बनता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, बढ़ गया। अब काउंट की वैल्यू 3 है, यहां पे मैं काउंट को प्रिंट करवाता हूं, 3 आता है एक्सपेक्टेड। फिर मैं कहता हूं यार गार्बेज कलेक्टर चल पड़ा। अब मुझे नहीं पता कि वो चला है या नहीं, लेकिन उसके बाद मैं फिर प्रिंट करवाता हूं काउंट को, काउंट अभी भी 3 आती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद गार्बेज कलेक्टर चल पड़ा। ये जो सिस्टम जीसी है ना, ये रिक्वेस्ट है, ये कमांड नहीं है। आप 100% श्योर नहीं हो सकते यहाँ पे कि ये चलता है या नहीं चलता। एक और तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को मार देता हूँ। S1 इज इक्वल टू नल, S2 इज इक्वल टू नल, S3 इज इक्वल टू नल होना चाहिए। पहली बात है यहाँ पे, सॉरी यार, ये इससे पहले होनी चाहिए ये लाइन, टेक्निकली ये यहाँ पे होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे तो 100% 3 ऑब्जेक्ट होंगे ना। फिर मैंने तीनों को नल कर दिया और मैंने गार्बेज कलेक्टर चला दिया, तो यहाँ पे मैं काउंट 0 एक्सपेक्ट करता हूँ। अभी भी काउंट 3 आई है, लेकिन उसके बाद वो चल पड़ा है। ये अजीब सी बात है। अब मुझे यहाँ पे पॉज डालना है किसी तरीके से, मैं अपने तरीके से इस तरह से करके कोशिश करूंगा, शायद हो जाए। नहीं होता, नहीं दिखा पा रहा है वो। मतलब ये प्रॉब्लम है कि मतलब यहाँ पे मुझे सिस्टम को थोड़ा सा पॉज करना है वो दिखाने के लिए। लो भाई, यहाँ पे रुकूंगा। अगली दफ़ा इसी तरह से इनहेरिटेंस है, उसमें ज़रा कोड कम है थोड़ा सा, लेकिन है सारा। अरे ये जितना काम मैंने किया ये सारे का सारा लेक्चर 4 में है, इवन स्टैटिक वाला भी है। ठीक है, तो पहले C++ की क्लास लिखो, उसको कन्वर्ट करो जावा की क्लास में, फिर उसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाओ, उसके साथ खेलो, गार्बेज कलेक्शन करो और एंड पे स्टैटिक का काम कर लो। 3 क्लासेस प्लीज बना के लाना अगली दफ़ा, पर्सन, स्टूडेंट और टीचर। पर्सन, स्टूडेंट और टीचर, तुम अलग-अलग ये 3 क्लासेस बना के लाना। एंड पे हम क्या करेंगे, इसमें इनहेरिटेंस करवाएंगे जो हमारी अगली